बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत ही सदी हुई रणनीति के साथ कहीं ना कहीं विशाल बीजेपी ने ये पूरी रणनीति बनाई है और उसके तहत ही ये जो सरप्राइज चेंज हमने देखा हरियाणा में, और उसके बाद जो हालात इस वक्त दिख रहे हैं। लेकिन मैं इन समीकरणों की गहराई तक मैं थोड़ा जाना चाहूंगी और समझना चाहूंगी इस वक्त जेजेपी की स्थिति क्या दिख रही है, और क्या बीजेपी की जो रणनीति कि अगर मैदान में उनके खिलाफ जेजेपी होगी, आईएनएलडी होगी, कांग्रेस होगी, तो वाकई उसका फायदा इस बार फिर यहां पर बीजेपी को मिलता नजर आएगा चुनाव में। देखिए, बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है और यही कहा जा सकता है क्योंकि नायब सिंह सैनी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ओबीसी से आते हैं और ओबीसी का हरियाणा में एक बड़ा आधार है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय से आते थे, उनका भी बड़ा आधार था। लेकिन जिस तरह से नायब सिंह सैनी को बनाया गया है, तो बीजेपी चाहती है कि हरियाणा के साथ साथ हरियाणा के साथ लगते हुए जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पर नायब सिंह सैनी का फ़ायदा उठाया जाए और ओबीसी को खुश करने की एक कवायद के तौर पर इसको देखा भी जा सकता है। और वहीं पर क्योंकि हरियाणा में जाट बहुल इलाका है ज़्यादातर, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि यदि जाटों में डिवीज़न हो जाती है तो वहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, तो ओबीसी एकदम से ऊपर चला जाएगा और इसी का फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है और 10 की 10 सीटें जीतना चाहती है। जो पिछला रिकॉर्ड था उसको रिपीट करना चाहती है। बेशक दुष्यंत चौटाला को उन्होंने कहा भी था कि आपको कोई ना कोई सीट दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से उनकी मुलाकात भाजपा के दूसरे नेताओं के साथ हुई और उसके बाद स्टेट लीडरशिप ने कोरी ना कर दी कि हम को कोई भी सीट नहीं देनी है बल्कि 10 की 10 सीटें जीतनी है, और इसी के चलते ही ये गठबंधन भी टूटा। लेकिन वहीं पर जो जातिगत समीकरण है, जातिगत समीकरणों को बीजेपी कहीं ना कहीं साधने में कामयाब रही है, क्योंकि चाहे वो भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, चाहे अभय चौटाला आईएनएलडी हो या फिर जेजेपी हो, सारे के सारे जाट नेता हैं और जाटों को रिप्रेजेंट भी करते हैं। और बेशक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हो चुका है, एक सीट आम आदमी को दी जा चुकी है और 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन वहीं पर अब देखने वाली बात होगी कि जो जाटों का समर्थन जेजेपी को कितना मिलता है या फिर इनेलो को कितना मिलता है, कांग्रेस को कितना मिलता है। और वहीं पर बीजेपी ने पिछड़ों के ऊपर दांव खेल दिया है और पिछड़े कितने बीजेपी को समर्थन देते हैं। बिल्कुल, और पिछली बार भी इन्हीं पिछड़ों का साथ बखूबी बीजेपी को मिला था और उसी का फायदा उठाते हुए इस बार एक बार फिर से ये रणनीति आगे रखी गई है। ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी के रूप में आगे प्रमुखता से रख दिया गया है मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन विशाल, एक सवाल और यहां पर, क्योंकि कहा जाता है कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है और जेजेपी वो पार्टी रही है जिसने बुरे वक्त में, जब बीजेपी फंसी हुई थी, पोस्ट अलायंस विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में किया था। अब ऐसे में वाकई लगता है कुछ खतरा यहां पर बनती नजर आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी मजबूत दिख रही है, लेकिन 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलना, ये रणनीति, ये किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जब 2019 में चुनाव हुआ था तो उस समय दोनों अलग अलग बीजेपी के खिलाफ ही जेजेपी ने प्रचार किया था और बीजेपी के खिलाफ कई नारे ऐसे दिए थे। लेकिन वहीं पर लोगों ने जेजेपी पर विश्वास करते हुए 10 सीटें जहां पर जेजेपी को जिताई भी थी और उसके बाद बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छूती रह गई थी और 40 विधायक थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के। तो उसके बाद जिस तरह से राजनीति चली और पूरी रणनीति बना ली गई और इनको जेजेपी को डिप्टी सीएम के साथ साथ 2 मंत्री भी ऑफर कर दिए गए
और पूरी तरह से गठबंधन में जेजेपी फिट हो गई। और उसके बाद विपक्ष ने कहा कि जो नापाक गठबंधन है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे और चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ जमकर दिल की भड़ास भी निकाली थी, लेकिन फिर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे 4.5 साल सरकार चला रहे हैं। इनका साथ कैसे आना हुआ और अब ये साथ टूटा भी कैसे है, ये सब जनता ने देखा है। तो ऐसे में आज 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहेंगे। एक ये जब हिसार में नव संकल्प रैली जेजेपी की होगी, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश, और दूसरा जब नायब सिंह सैनी अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे, फ्लोर टेस्ट होगा। नजर लगातार हमारी बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिएगा News 24।